और आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी सुबह निकल के यहाँ तक पहुँचे। बारिश का मौसम है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि एक ऐसा समय है जहाँ जिस समय, क्योंकि थोड़े दिन और निकलेंगे तो गेहूँ वगैरह हार्वेस्ट हो जाएगा, और दूसरा आगे के जो खरीफ सीजन की जो प्रिपेयर्डनेस है उसके लिए भी थोड़ा टाइमली एक्शन लिया जाए तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। और उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने ये सोचा कि अभी एक तो जो जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, दूसरा हम लोग जो कंट्री का जो हमारा टारगेट है, विकसित भारत का टारगेट है, उसके कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर में क्या हमारी प्रिपेयर्डनेस है, क्या-क्या चीज़ें इमीडिएट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में हमें करने की ज़रूरत है, जो हमें कर रहे हैं। तो उसी दिशा में मैंने सोचा कि एक बार खेत पे चल के जो भी है उन सब चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी काम है, जो जिसको रेप्लिकेट किया जाना है, किया जा सकता है, करना चाहिए। अ, और वो रेप्लिकेशन के लिए हम लोग तो जितना जो करते हैं, लेकिन आपके बिना थोड़ा मुश्किल है। मीडिया के मित्रों के बिना मुझे लगता है कि चीज़ें जितनी जगह पे पहुँचनी चाहिए उतनी बार कई बार पहुँचती नहीं है। आप लोगों ने, मैंने देखा है कि जितना कंट्रीब्यूट आप कर रहे हैं वो काबिल-ए-तारीफ़ है। मैं तो जब से आया हूँ वापस आईसीएआर में, तब से मैं देखा कि आप लोग जिस तरीके से कम्युनिकेशन स्टोरीज़ कर रहे हैं, वो ट्रूली बहुत ही अमेजिंग है। बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और जैसे हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया कि हम लोग मिल के, क्योंकि ये सब हमारा हमारा देश है, हमारे किसान हैं, हम सब इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो मुझे लगता है और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो उसमें आज का जो, क्योंकि हमारा आईसीआर के यहाँ पे संस्थान बहुत सारे हैं, ये एनबीएजीआर जो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज का, जिसमें मैं सुबह था, ये इंस्टीट्यूट है, एनडीआरआई है, सीएसएसआरआई है, रीजनल स्टेशन, आईआरआई का रीजनल स्टेशन है, इसके बगल में इधर शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का एक स्टेशन है। तो काफी सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन आज सोचा कि दो कॉन्टेक्स्ट को लेके हम आगे बढ़ते हैं। एक है कि वीट हमारी इम्पोर्टेंट क्रॉप है, और वीट की दिशा में क्या हम कर रहे हैं, क्या हमें करना है, क्या ज़रूरत है, तो और करंट सिनेरियो में भी। तो एक तो ये है कि जो अभी वेदर कंडीशंस जो भी चल रही है, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा तो आप पूछे, उससे पहले मैं उसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ। उसका हमारा जो ये, क्योंकि नोडल इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया में, इसके नेटवर्क है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोग्राम के थ्रू हर स्टेट में, यूनिवर्सिटीज में, सब जगह पे। तो वहाँ से इंफॉर्मेशन हम रेगुलर बेसिस पे लेते हैं कि कहाँ क्या सिनेरियो चल रहा है। वीट का ओवरऑल देखा जाए तो पिछली साल का जो हमारा एरिया था वो था 32.8 मिलियन हेक्टेयर, और इस साल का जो हमारा एरिया है वो 33.4 मिलियन हेक्टेयर। इसका मतलब है कि 6 लाख हेक्टेयर एरिया बढ़ा वीट का इस साल। लास्ट ईयर का हमारा जो प्रोडक्शन था वो 117.9 मिलियन टन, जो फाइनल नंबर आया था 117.9 मिलियन टन था। इस बार का एरिया के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली बार से हमारा ज्यादा प्रोडक्शन होना है। नाउ जो टोटल एरिया है वीट का, उसमें से 40% से ज्यादा वीट ऑलरेडी हार्वेस्ट हो चुका है। तो जो वेदर की कंडीशंस हैं, जो भी हैं, उसमें 40% में तो ऐसा सच कोई असर नहीं आया। बट उसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार थोड़ा जनरली सीजन नॉर्मल रहा। जब जो बाकी 40% एरिया हार्वेस्ट हुआ, वहां पे कोई इस तरीके का स्ट्रेस नहीं आया। एक बार आपने देखा भी होगा, कुछ मीडिया के मित्रों ने लिखा भी कि फरवरी के टाइम पे एक बार टेम्परेचर थोड़ा शूट अप किया,
जब सूटअप किया वो ऐसी समय पे किया कि उससे हमें नुकसान नहीं हुआ। उसका रीज़न है, जिन एरियाज़ में अर्ली हार्वेस्ट होता है, उनमें मैच्योरिटी पे था, तो उसमें असर नहीं आया। और जो ये वाला जो पार्ट है इंडो गंगेटिक प्लेन रीजन का, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, इसमें इसलिए नहीं आया कि उस समय ग्रेन फिलिंग शुरू ही नहीं हुआ था, तो उसका थोड़ा-सा टेम्परेचर उसका कोई ना। लेकिन उसके बाद में ये जो कंटिन्यूअस कूल टेम्परेचर रहा, इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया है व्हीट के ग्रेन फिलिंग में। तो इसके कारण से यदि थोड़ा बहुत कहीं-कहीं स्पोरेडिक जो लॉजिंग हो गया या कहीं ओले-वोले भी पड़े हैं बीच-बीच में कुछ जगहों पे, उसका जो नुकसान है वो तो न के बराबर सा है अभी तक देखा जाए, लेकिन फायदा जो जो टर्मिनल हीट के कारण से हो नुकसान जो होता था, उस वो जो नुकसान है उसकी बजाय फायदा हो गया क्योंकि कंटिन्यूअस लो टेम्परेचर रहा है। तो जो 60% व्हीट हमारा बचा हुआ है, उस 60% में से अभी जो हमारा जो अपना नेटवर्क है उसके थ्रू हमने जो देखा है कि उसमें 4-5% एरिया में, कुछ पॉकेट्स में ये बारिश से या थोड़ी कहीं ओलावृष्टि से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ है। बट ओवरऑल यदि समरी हम देखते हैं, तो पिछली बार की तुलना में हमारा 1 डेढ़ मिलियन टन बेयर मिनिमम ज़्यादा व्हीट का प्रोडक्शन होने वाला है एज़ ऑफ टुडे, ये मैं बता रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात है और इसी कारण से इसी बल के बेसिस पे हमने 2.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट परमिट किया था पीछे और ये हमारा जो प्रोडक्शन आएगा तो मुझे लगता है और क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में बहुत सारे देशों को हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम उम्मीद है कि हम उनकी हेल्प कर पाएँगे क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बहुत ही कंफर्टेबल प्रोडक्शन व्हीट का होने वाला है। ये तो आपको व्हीट के अभी जो सिनेरियो है, बारिश है, जो वेदर है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आज की बात कर रहा हूँ, कल की नहीं कर रहा। बट मुझे देखिए हिंदुस्तान में भगवान हमारे साथ है। तो जब भगवान साथ है तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ही होगा। नाउ दूसरी जो बात है कि हम आगे के रणनीति में व्हीट के क्योंकि व्हीट हमारी एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है और जो हमारा मेन खाद्यान्न है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम जो क्लाइमेट क्राइसिस है और क्लाइमेट की अनसर्टेनिटीज है, तो कंटिन्यूअसली हम क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उस पे हमारा टोटल फोकस है। अब क्लाइमेट के कॉन्टेक्स्ट में दो तीन तरीके की चीजें जो एक एबायोटिक स्ट्रेसेस है, एक बायोटिक स्ट्रेस है। एबायोटिक का मतलब सूखा आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, कहीं पानी ज्यादा भर गया, ये सारी एबायोटिक स्ट्रेसेस है। और बायोटिक स्ट्रेसेस में डिजीज, पेस्ट और ये सारी चीजें। ना क्लाइमेट चेंज के कारण से इन सब चीजों में काफी सारी वेरिएबिलिटी होती है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो रिसर्च का जो फोकस है, वो प्राइमरीली इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए है। तो अभी आप देखेंगे फील्ड में कि जो हमारा जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है, हमारा हमने प्री ब्रीडिंग अभी जीन एडिटिंग और वो सारा चीज है, लेकिन प्री ब्रीडिंग पे हम फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में हैं कि हम ज्यादा हमारा फोकस फ्यूचर के लिए लगाएं। करंट में हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्डनेस, तो इसलिए हमारा प्री ब्रीडिंग पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है कि हम और ज्यादा कैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज बनाएं, चाहे हीट हो चाहे ड्रॉट हो, बाकी सब चीजों के लिए और पेस्ट के लिए। देखिए व्हीट का जो प्रोग्राम है, देखिए बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है एबायोटिक स्ट्रेस, स्पेशली जो रस्ट और बायोटिक स्ट्रेसेस के लिए जो रस्ट है या बाकी डिजीजेज है, और उसके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम हमारा जो फील्ड में चलेंगे तो देखेंगे, उसके ऊपर हमारा फोकस है ताकि भविष्य के लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस हो। अ, दूसरा एक एस्पेक्ट है कि हम इंडिया की जब बात करते हैं और हम हमेशा बोलते हैं, हमारे मंत्री जी हमेशा बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, पीछे एस्टिक की जो कॉन्फ्रेंस थी एस्टिक 2025, उसमें प्रधानमंत्री जी ने 3 चीजों पे बल दिया एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। एक तो उन्होंने बोला कि हमें न्यूट्रिएंट डेंस क्रॉप वैरायटीज फूड चाहिए, तो न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में। और उसके लिए हम फोकस था कि हमारी जो बायोडायवर्सिटी है, जो जीन बैंक है, उनको अनलॉक करके उसमें से और कैसे करें, तो जो मैं ब्रीडिंग की बात कर रहा हूँ उसके कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है। और एक सॉइल हेल्थ के बारे में उन्होंने बात की कि सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, माइक्रोब्स को कैसे और ज्यादा बढ़ाना है,
उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके ऊपर हम आएंगे। सॉइल हेल्थ वाले कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको CSSRI में थोड़ा बात करूंगा। लेकिन जो जो न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में हमारा जितना फोकस है वो बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज पे है। तो बायोफोर्टिफाइड एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट। नाउ बायोफोर्टिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम सिर्फ बात ही नहीं कर रहे हैं। आज की डेट में जितना मैंने बोला आपका 33.4 मिलियन हेक्टेयर वीट, उसका 40% एरिया ऑलरेडी बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज में है। 40%, जो कम नहीं होता, और हम लगातार बढ़ रहे हैं उस डायरेक्शन में। ना वो न्यूट्रिशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक ये एस्पेक्ट है। डिटेल हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आपको बता सकते कौन कौन सी वैरायटी कहाँ, सारा बहुत ज्यादा वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो डाटा के कॉन्टेक्स्ट में कि कौन कौन सा न्यूट्रिएंट है, जिंक है, आयरन है, प्रोटीन है, या जो भी है उसके बारे में। एक एस्पेक्ट है कि जितना फर्टिलाइजर, अब आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, और आत्मनिर्भरता इंपोर्ट डिपेंडेंस से नहीं हो, तो हमें उस डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ने की जरूरत है। अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिनको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और उनको एक्सप्लोर करने के लिए हमने वीट में एक काम शुरू किया, BNI पे, बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन इनहिबिशन। बायोलॉजिकल नाइट्रिफिकेशन इनहिबिशन का मतलब एफिशिएंसी जो नाइट्रोजन है उसकी बढ़ाना। और हमारे पास में अभी जो वीट का जो लाइंस है, जो मटेरियल है, उसमें हमने ये देखा काफी प्रोमिजिंग वैरायटीज लाइंस, आपके कॉन्टेक्स्ट में वैरायटी बोल रहा हूँ, जब तक रिलीज नहीं हो तब तक लाइंस है, रिलीज हो तो वैरायटी हो जाती है। वो उस पर काम चल रहा है कुछ सालों से, और हमने ये देखा है कि 25% कम नाइट्रोजन डाल के भी आप इक्वल या ज्यादा यील्ड ले पा रहे हैं। ये एक डायरेक्शन है हमारा। और यदि हम वीट में उन वैरायटीज को ले आते हैं आगे, और ये मीडियम टर्म प्लान में है, ये इमीडिएट नहीं है, आज नहीं है कि मैं कल BNI लाइन किसान के यहाँ लगा दूंगा, लेकिन मीडियम टर्म में है, साल 2 साल में वो वैरायटीज को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं, उसमें काफी काम चल रहा है, और वो हमारा फ्यूचर डायरेक्शन है। तो आप सोचिए कि 25% कम नाइट्रोजन से यदि वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो देश का कितना यूरिया की खपत कम हो जाएगी, एनवायरमेंट का पोल्यूशन कम हो जाएगा, किसान के ऊपर बर्डन है वो कम हो जाएगा, सरकार के ऊपर बर्डन है वो कम हो जाएगा। तो एक तो ये हमारी डायरेक्शन है। दूसरा, तो इस पे काफी अच्छा खासा काम चल रहा है। उसपे भी आपको टेक्निकली किसी ने देखना है तो ये आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू बता सकते हैं, लिटरेचर देख के बता सकते हैं, लेकिन ये एक हमारा एक फोकस है फ्यूचर के लिए, प्रिपेयर्डनेस के कॉन्टेक्स्ट में। एक एस्पेक्ट है जिसमें क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में ही है और हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में भी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर फॉर हेल्थ। अभी पीछे एक रिपोर्ट आया था रॉकफेलर फाउंडेशन का, और रिपोर्ट का टाइटल था फार्म टू फिम। फिम का मतलब फूड इज मेडिसिन। और उसी कॉन्टेक्स्ट में वो तो रिपोर्ट अब आया है, लेकिन हम कुछ महीनों से ऑलरेडी उस लाइन पे काम कर रहे हैं। ICAR और ICMR ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया, एग्रीकल्चर फॉर हेल्थ, और प्रोग्राम का टाइटल है सेहत। एंड सेहत स्टैंड्स फॉर साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस सेहत का जो प्रोग्राम है उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा ICMR का एक रिपोर्ट आया था पीछे, उसमें ये था कि 56.4% ऑफ द क्रोनिक डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर बिकॉज ऑफ द फूड व्हाट वी ईट एंड आवर लाइफस्टाइल। इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर हैज टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द हेल्थ ऑफ द पीपल। और भारत सरकार का जो वन हेल्थ का प्रोग्राम है, वो वन हेल्थ के प्रोग्राम भी उसी डायरेक्शन में ले जाता है। एक वन हेल्थ का मतलब सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ, दैट कंप्लीट। तो वहां शुरू वहां से होता है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बायोफोर्टिफिकेशन भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है ना। उसमें इस प्रोग्राम में हम ये भी देख रहे हैं कि बायोफोर्टिफाइड क्रॉप वैरायटीज 40% एरिया में तो हो रहा है, लेकिन अभी हमारा जो सिस्टम है जिसमें कहीं सेग्रीगेशन करने का या उसको कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं, वो वाला है। इसका जो बायो अवेलेबिलिटी क्या है, कि क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, तो ICMR के साथ इसीलिए काम कर रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल पे कौन सी वैरायटी हो, फिर उसको कैसे चैनलाइज करें, तो उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक प्रोग्राम है। लेकिन हेल्थ के पर्सपेक्टिव में एक और चीज है, हेल्थ एंड क्लाइमेट और सारा जो नेक्सस है इसके कॉन्टेक्स्ट में, वो है जो बार्ली। ये संस्थान गेहूं और जो दोनों पे काम करता है।
और बारले एक हमारी अच्छी फसल हुआ करती थी। मैं बचपन में जौ खा के ही बड़ा हुआ, क्योंकि गेहूं नहीं मिलता था, जौ ही मिलता था। बहुत हेल्दी है, लेकिन वो धीरे-धीरे जो है ये पैशन और ये उनके चक्कर में जो लोग उसी डायरेक्शन में चले गए। जो ऐसी फसल है जो सोइल जो जहाँ पे साल्ट ज़्यादा होता है, सैलाइन एल्कलाइन सोइल्स हैं, वहाँ पे अडैप्ट होती है। कम पानी चाहिए, क्लाइमेट की जो स्ट्रेसेस है उसको वो अडैप्ट करता है और हेल्थ के लिए भी काम करता है। प्लस जौ का जो भूसा है, चारा है, वो एनिमल के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशियस है गेहूँ की तुलना में। तो हम इस पे भी एक फोकस कर रहे हैं। आजकल तो जो कि जो टूरो बारले हल जो बारले हल्लेस बारले 6 रो, वो ऐसा आ गया कि आप देख के देखेंगे कि गेहूं है कि जो है, वो भी इस पे काफी काम चल रहा है। तो हमारा एक उस पे बहुत बड़ा फोकस है, क्योंकि यदि हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से बहुत सारे एरियाज में सैलिनिटी की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम या दूसरी चीजों की प्रॉब्लम आती जा रही है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जौ को भी हमें लाना पड़ेगा। तो उसके ऊपर एक हमारा फोकस है। ये यहाँ आज वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक दिन में बहुत सारा फिर आएंगे ना दोबारा। एक दिन में सारा कर दिया तो दोबारा नहीं आएंगे। इन सब चीजों पे हम थोड़ा सा